जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और इनकम टैक्स का जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको दिया था सैलरी रेट 2020 के साथ, वो आपने इसको कवर अप कर लिया होगा। तो जी स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स का अब हम लोग चैप्टर 20 असेसमेंट ऑफ कंपनीज विद रेट 2019 के साथ करेंगे। इसकी सिर्फ हमें दो ही प्रॉब्लम्स करनी है, प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 2, और इसी में आपका इंशाल्लाह सारा क्लियर हो जाएगा। चूंकि आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 रेलिवेंट होगी आपकी प्रॉब्लम 2 से, तो 1 मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा और 2 को आपने खुद से देखना होगा, लेकिन 2 को भी मैं कोशिश करूंगा आपको सोल्व करवा दूं यहाँ पर। तो जी स्टार्ट करते हैं। जी तो ये आपके पास कुछ असेसमेंट ऑफ कंपनीज 2019 के रेलिवेंट कुछ चीज़ें हैं जो आपकी समझनी, इनको पढ़ना ज़रूरी है। तो ज़रा इस पे एक नज़र देख लेते हैं और बाकी आप इनको खुद भी अपनी नज़र से देख लीजिएगा। अच्छा, जो यहाँ पर उन्होंने बात की, असेसमेंट ऑफ कंपनीज इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल्स इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज डिफरेंट, कि इसका जो इनकम टैक्स रेट है वो डिफरेंट होगा। इसका इनकम टैक्स रेट जो है जो आपका वो 29% है फॉर सिंपल कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एंड एसएमसी यानी कि सिंगल मेंबर कंपनी, लिमिटेड कंपनी, ठीक है। और जो आपका बैंकिंग कंपनीज हैं उनका आपका 35% रेट है, ये अकॉर्डिंग टू 2019 है। ये आपका रेट ऑफ टैक्स डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू सैलरीड पर्सन 2020 रेट के साथ, ठीक है। और बी पार्ट जो इसका है, नो टैक्स इज चार्जेबल इफ द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज लेस देन ₹4 लाख। अगर तो इंडिविजुअल की इनकम लेस देन ₹4 लाख है तो उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो कंपनीज में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो कंपनीज की चाहे इनकम उसकी 1 लाख ही क्यों नहीं हुई, क्योंकि हम सालाना की बात कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स में बात करेंगे सालाना की, जबकि सेल्स टैक्स में बात करेंगे महाना की, ठीक है। तो इसमें चाहे उसकी इनकम 1 लाख ही हुई, हम लोग सपोज कर रहे हैं, फिर भी उसको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा 29% के हिसाब से। और अगर आपका वो एक लिमिट होती है, उससे अगर एक्सीड कर जाए आपकी इनकम, तो फिर आपको एक सुपर टैक्स देना पड़ता है, सुपर टैक्स चार्ज करना पड़ता है। तो क्या उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। A company is liable to income tax even if its income is less than this amount, ये 4 लाख से कम भी है तो भी उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। देन फर्स्ट आपका है फॉर द टैक्स 2019 रेट ऑफ टैक्स फॉर ऑल कंपनीज एक्सेप्ट banking companies will be 29%, for the banking companies rates of tax is 35%। वही बात मैंने जो आपको बताई है, 29% है सिंपल का कंपनीज का, और बैंकिंग कंपनीज का आपका 35% रेट है, ठीक है। सेकंड, विद टोटल डोनेशन व्हिच टैक्स कंसेशन में बी ग्रांटेड टू अ कंपनी शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। जो हम लोग एवरेज रिलीफ है कैलकुलेट करते हैं, और इसके अलावा जो डोनेशंस वगैरह कंपनी दे रही है किसी को अपने फंड्स में से, तो उस सूरत में उसको सिर्फ 20% तक ही छूट मिल सकती है टैक्सेबल इनकम में, इससे ज्यादा उसको छूट नहीं मिल सकती, जबकि एओपी का रेट था 30%, ठीक है। Then, where the taxpayer is a small company as defined in section 2, tax shall be payable at the rate of 24%। अगर तो स्मॉल कंपनी है, एसएमसी जो मैंने आपको बात की है, तो उस सूरत में जो कंपनी का रेट होगा वो 24% होगा, ठीक है। इन केस ऑफ मुदारबा 25% है, यू नो बेटर मुशारका मुदारबा ये क्या चीजें हैं, ठीक है। तो 25% उस सूरत में। और पांचवा आपका है कि डिविडेंड टैक्सेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड within the group of companies entitled to group taxation in other cases at the rate of 15%। वो कहते हैं कि जी जो डिविडेंड टैक्सेशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगी अगर तो आपका इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड तकसीम किया जा रहा है, अदरवाइज दूसरे केसेस में आपका 15% रेट होगा। 6, the rate of tax on property income in case of companies 15% for filer and 17.5% for non-filers। यू नो बेटर, ये फाइलर के लिए 15% रेट और नॉन फाइलर के लिए 17.5%, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ एडवांस इनकम टैक्स ऑन ब्रोकरेज एंड कमीशन इन केस ऑफ कंपनी एट द रेट ऑफ 12%। के जो एडवांस इनकम टैक्स है या फिर ब्रोकरेज है या फिर कमीशन है, तो इन केस ऑफ कंपनी में अगर आ रही है तो उसका 12% रेट है। और सुपर टैक्स फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ टेम्परेरी डिस्प्लेस्ड पर्संस, फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ टेम्परेरी डिस्प्लेस्ड पर्सन सुपर टैक्स हैज बीन इम्पोज्ड ऑन banking companies at the rate of 4% of the income। Other persons have income equal to or more than rupees 500 million। अगर तो बैंकिंग कंपनी से हट कर अगर उनकी जो इनकम है वो 500 मिलियन से ज्यादा है या उतनी है, तो उसकी 2% रेट लगेगा। और दिस सुपर टैक्स विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम टैक्स ईयर 2018 टू टैक्स ईयर 2021। और ये सुपर टैक्स का रेट है ये 2018 से 2021 तक एप्लीकेबल है। देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन सुकूक्स फॉर अ कंपनी फॉर द टैक्स ईयर 2019
25% ऑफ द रिटर्न। स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपने अपने तौर पर देखना है कि वो क्या चीज़ है, तो आपने बताना है कमेंट्स की सूरत में कि व्हाट इज सुपर टैक्स। सुपर टैक्स आपका क्या होता है, कोशिश करके मुझे आप ये बताइएगा ताकि मेरे भी इल्म में इजाफा हो कि सुपर टैक्स क्या होता है, क्योंकि मुझे नहीं आता सुपर टैक्स क्या होता है आपका, तो ये मुझे आपने बताना है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 1, इसको जरा हम देख लेते हैं एक नजर। The following is the profit and loss account of Lahore Trading Company Public Limited for the tax year ended 30th June 2019. Find out the taxable income of the company and tax payable. स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने से पहले इस प्रॉब्लम को मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा जिसको आपको अपने जहन में रखना जरूरी है। पहली बात, जिस वक्त आपको एक कंपनी का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि आपको हमेशा किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंशन होगा, आपको किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जाएगा और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सूरत में आपको मे बी ग्रोस प्रॉफिट दिया गया हो या मे बी आपको नेट प्रॉफिट दिया गया हो, उसे हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट हमें कंपनी ने खुद अपने तौर पर रिटर्न में फाइल किया होगा, हम लोग अगर तो एफपीआर उसको ले लेती है, फिर हम लोग उसी को देखेंगे। उसको देखकर हम लोगों ने करना क्या है, सिर्फ दो चीजें याद रखिएगा, इनएडमाइजेबल एक्सपेंसेस और एडमाइजेबल एक्सपेंसेस। आपने सबसे पहले देखना जो आपकी इनएडमाइजेबल एक्सपेंसेस हैं वो आपकी कौन सी है, ये इनएडमाइजेबल इनकम है वो आपकी कौन सी है। आपने सिंपली प्रॉफिट को लेना है, आपका ग्रोस प्रॉफिट या आपका नेट प्रॉफिट है, आपने वो लेकर उसमें तमाम के तमाम जो इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस है आपके वो आपने ऐड कर देने हैं उसमें, और जो एडमिसिबल है वो आपने लेस कर देने हैं। या इसका दूसरा तरीका है का इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस को आप ऐड कर दो और ऐड करने के बाद आपका जो इफेक्ट है वो सबका निगलीफाई हो जाएगा। जिस वक्त उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा दैट मीन्स कि जो चीज आपकी उस डाटा में से पहले से निकल चुकी है, मतलब ग्रोस प्रॉफिट आपका जो है 7,51,000 इसका जो लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पर, ये आपका इन तमाम चीजों को लेस कर है, इसमें एडमिसिबल भी है इनएडमिसिबल भी है। एडमिसिबल ऐसी चीजें आपकी जो कि उस जगह पर नहीं आनी चाहिए थी जहां पर उसको डाला हुआ है, क्योंकि याद रखिएगा एक आपके होते हैं कंपनी स्टैंडर्ड्स और एक आपके होते हैं एफपीआर स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो आपके टैक्स रूल्स के मुताबिक होते हैं। क्योंकि हम लोग एज अ एफपीआर में काम करें, टैक्स डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने उसको उसके मुताबिक डील करना होता है, और जो कंपनीज होती है उन्होंने अपने मुताबिक चीजों को लेकर चलना होता है। तो अगर तो एफपीआर उसी डाटा को मान लेती है, उसी डाटा में कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह करके, कुछ ऊपर नीचे करके, जो एड लेस करके जो प्रॉफिट निकाल देते हैं, फिर वो लोग उस पर टैक्सेबल इनकम पर चार्ज करते हैं और अदरवाइज मे भी रिजेक्ट भी करते हैं। और दूसरी बात आपने इसमें याद रखनी है, जो आपने काबिल फोकस आपकी बात है, दूसरी बात यह है कि आप इसमें डेप्रिसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जो आपको डाटा के अंदर डेप्रिसिएशन दी जाए, आपने याद रखना है वो डेप्रिसिएशन आपकी कौन सी होती है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। और जो डेप्रिसिएशन आपको इसके नोट्स में दी जाए वो आपकी होती है जो डेप्रिसिएशन आपकी एडमिसिबल है, यानी कि जो डेप्रिसिएशन टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से चार्ज की जानी बनती है वो है आपकी। तो हमेशा आपने जो आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन दी जाएगी इसके अंदर डाटा के अंदर, उस डेप्रिसिएशन को आपने ऐड कर देना है और उसके बाद जो आपके पास डाटा आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, उसको आपने उसमें से तमाम चीज़ों को जो आपकी होंगी एडमिसिबल उनको आपने लेस कर देना है। तो अब सबसे पहले हम जरा डाटा को देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर्स आपको दी गई, इनकम आपको दी गई है, बेसिकली एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है। देखिए जी, सैलरीज एंड वेजेस है, ठीक है, इसने डाली है 2 लाख रुपए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 32,500 है आपकी। रेंट एक्सपेंसेस हैं 1 लाख। ऑफिस एक्सपेंसेस 23,000। व्हीकल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 50,000। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 18,000। स्टूडेंट्स मैं आपको ना साथ साथ भी कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊंगा कि जो सी चीज आपकी यहाँ पर आनी है कौन सी नहीं आनी, उसकी क्या वजह। अब देखें, याद रखिएगा लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू लॉ, आपको लॉ ये रेकमेंड नहीं करता कि आप किसी भी किस्म के रिजर्व या प्रोविजन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करें, उधर आप डालें, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्ट आपका अकाउंट रिसीवेबल से होता है, डाउटफुल डेट्स का, कि जी बैड डेट्स हैं आपके, ये उस पर चार्ज होते हैं। तो आपको रिजर्व आपको रखने की इसमें इजाजत नहीं है कि जी आपको रिजर्व रखा है या प्रोविजन रखी है, इस किस्म की आपको ला इजाजत नहीं देता। दैट मीन्स यहाँ पे जो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का पॉइंट यहाँ पर आया, यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। देखें ना जरा, थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा घुमाएं। जो इसने यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट निकाला 7,51,000, हमेशा याद रखिएगा कंपनी की कोशिश होती है अपने प्रॉफिट को कम से कम शो करें ताकि टैक्स उनको कम से कम देना पड़े।
तो इसीलिए वो लोग ना अपनी जो चीजें होती है यहाँ पर नहीं भी डालने वाली होती वो आपसे डाल देते हैं। तो ये हर बार इस तरह होता है क्योंकि सेल्फ मेड असेसमेंट जिसको कहते हैं, हमें खुद अपनी सपोज करें हमारी कोई कंपनी है, कंपनी को कहती है एफपीआर कि अपनी रिटर्न खुद फाइल करें, हम उसको देखेंगे, अगर तो वो एडजस्टेबल हुई हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर यही सीन है कि कंपनी ने खुद फाइल की है ये रिटर्न, तो अब ये एफपीआर इसको देख रही है, तो इसमें जो जो चीजें नहीं डलनी चाहिए, ये आनी चाहिए, वो उसको एड लेस करके इसका टैक्स और प्रॉफिट निकाले, फिर उसको टैक्स चार्ज करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको काफी हद तक समझ आ गई होगी इसकी। तो यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट है 7,51,000। ठीक है, अब देखिए रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है 18,000, एक्सपेंस में ये नहीं आना चाहिए था, तो इसको हम लोग वापस इनकम में ऐड करेंगे जिस वक्त, तो इसका जो होगा वो इफेक्ट नैलिफाई हो जाएगा। मतलब पहले उसने इसमें से लेस किया हुआ था, जिस वक्त वापस हम उसको ग्रोस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे तो इसका इफेक्ट खत्म हो गया, नैलिफाई हो गया। ठीक है, देन डायरेक्टर्स फीस है 25,000, ऑडिट फीस है 40,000, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस हैं 13,500, ब्रोकरेज ऑन लोन्स ऑब्टेन्ड, ब्रोकरेज भी आपकी यहाँ पर ये बेसिकली वो आपकी कह लो एक साहब की एजेंट की कमीशन आपकी होती है जो आप उसको पे करते हो, तो जी ये भी आपकी यहाँ पर आनी नहीं बनती, आपकी आपका इनएडमिसिबल एक्सपेंस है, तो इसको भी आप उसमें ऐड करोगे ग्रोस प्रॉफिट में। 17,000 का अंडर राइटिंग कमीशन, जो आप लोग स्टार्ट में कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेज सेल करते हो, तो उस सूरत में जो आपको अंडर राइटिंग कमीशन पे करनी पड़ती है अंडर राइटर्स को, तो वो आपका है 14,500। एंड डोनेशंस हैं आपकी 30,000, इसके लिए हम सी नोट 1 करेंगे। इसके अलावा भी डोनेशन यहाँ पर आपकी नहीं आनी चाहिए, तो वो हम लिख लेंगे क्योंकि इसने किया, इसने डोनेशन को एज एन एक्सपेंस शो किया है। तो जिस वक्त उसने एक्सपेंस शो कर दिया है तो वापस जाके उसको फिर उस पर वो रिबेट भी लेगा, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। खुद आप सोचें, एक्सपेंस में वो डाल रहा है और उसके बाद वो रिबेट भी उस पर ले रहा है। आपको पता है कि हमने 4 चीजों पे डिस्कस किया था, इनकम टैक्स भी हमने पढ़ा था इसमें कि इंश्योरेंस में अगर उसने इन्वेस्टमेंट की है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, या उसने डोनेशन में की है, या फिर उसने किसी एजुकेशनल एक्सपेंसेस किए हैं, तो ये 3-4 चीजें थी आपकी, तो उस सूरत में उसको रिबेट मिलती है, रिलीफ मिलता है, तो इसलिए एक्सपेंस में ये नहीं आ सकता। कोस्ट इशू ऑफ डिबेंचर्स है आपका 16,200, ये भी आपका ऐड होगा उसमें। इनएडमिसिबल एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है 10,000, इधर ही रहेगा। लॉस ऑफ इम्बेजलमेंट है। अब स्टूडेंट्स लॉस ऑफ इम्बेजलमेंट का ना एक आपकी बात है, याद रखिएगा, ये आपका एक ऐसा लॉस होता है अगर तो ये आपका हुआ है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, तो ये एडमिसिबल है। ठीक है, अगर ये अदर देन वर्किंग आवर्स हुआ है तो आपका इनएडमिसिबल, फिर आपका ये ऐड होगा। तो अब चूंकि ये इसकी हम पढ़ेंगे अभी जाकर आगे, एडजस्टमेंट इसकी है 35,000 जो आपका लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये आपको वर्किंग आवर्स के दौरान हुआ था। मतलब जो कंपनी के वर्किंग आवर्स थे, जिस टाइम काम हो रहा था उस वक्त आपको ये लॉस हुआ था, तो इसलिए हम लोग इसको एडमिसिबल लिखेंगे, इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे कि ये यहाँ पर आना बनता है। एडमिसिबल का मतलब क्या है, उन्होंने एक्सपेंस ठीक डाला है, यहाँ पर आना बनता है। और इनएडमिसिबल का मतलब क्या है, यहाँ पर इनकम या एक्सपेंस जो भी है जिस साइड पे डाला हुआ ये नहीं आना बनता, तो उसको हम लोग उल्ट उसका इफेक्ट करेंगे। अगर इनकम एज लेस कर देंगे, अगर तो एक्सपेंसेस को हम लोग ऐड कर देंगे ग्रोस प्रॉफिट में। ठीक है, अगर तो प्रॉफिट है, अगर लॉस हो तो उल्टा होगा। अच्छा जी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी ऑफ प्रोविडेंट फंड 32,000, तो ये भी आपका ग्रेचुइटी पे इसमें प्रोविजन बात हुई है ना प्रोविजन की, तो ये भी आपका इधर नहीं आ सकता। 32,000 ये भी आपका इनएडमिसिबल है। देन प्रोविडेंट कंट्रीब्यूशन 26,000 ये लाना बनता है। उसके बाद आपकी डेप्रिसिएशन है कितने की, 45,000 की, और ये आपकी डेप्रिसिएशन कौन सी है, जो कंपनी के अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे वापस, और जो आपको एडजस्टमेंट दी जाएगी उसको हम लेस करेंगे। अच्छा, इनकम में देखिए, इनकम्स में आपका ग्रोस प्रॉफिट पड़ा हुआ है 7,51,000, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स आपका पड़ा हुआ है, क्योंकि आपके कैपिटल नेचर आइटम्स हैं। याद रखिएगा, जो आपकी कैपिटल नेचर आइटम्स होती हैं वो आपकी इधर नहीं आ सकती, चाहे वो एक्सपेंस है चाहे वो आपकी इनकम है, तो इसलिए हम लोग इसको इन एडमिसिबल है, इसको हम लोग ऐड करेंगे। अब कैजुअल इनकम है 60,000, आपका एडमिसिबल है, इधर आना बनता है। कमीशन और रूटीन इनकम है क्योंकि 56,700, ये भी आपके इधर आना बनता है कि ये आपका एडमिसिबल है। जी, इसके बाद आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया, आपने निकाल लिया। नेट प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है, 2,80,000, वो ग्रोस प्रॉफिट का डाउन किया था, और इधर आपके नेट प्रॉफिट आ गया 2,80,000। अब देखिए आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया, दैट मींस आप लोग नेट प्रॉफिट को ही डील करोगे, फिर आप ग्रोस प्रॉफिट को नहीं डील करोगे। ठीक है, तो 10,07,700, 10,07,700 आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आपकी कुछ एडजस्टमेंट है, नोट्स आपके दिए गए, इसको थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट, donations were given to institutions which are approved under section 61, अगर तो आपको सेक्शन 61 के अंदर आपके डोनेशंस अप्रूव्ड हैं
तो फिर ही वो रिबेट के लिए कैलकुलेशन होगी, अदरवाइज नहीं है। दैट मींस ये कैलकुलेशन इसकी रिबेट के लिए होगी, रिफंडमेंट आपको यहाँ से एवरेज रिलीफ आपको मिलेगा। प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है इसलिए इसका एक्सपेंस हमने अलाउेबल कर दिया है, मतलब ये वहां पर जो लिखा हुआ था प्रोविडेंट फंड तो एडमिसिबल है, वो आपका आ गया है। सर आपने उन चीजों को देखना जो आपकी इनएडमिसिबल है। देन अलाउेबल टैक्स डेप्रिसिएशन अमाउंट्स ₹42,000। नहीं जी, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अलाउेबल डेप्रिसिएशन मिली है उसको अलाउ हुआ है कि आप इतनी चार्ज कर सकते हैं, वो आपकी है कितनी 42,000। तो इसको वो लेस कर देंगे जाकर, क्योंकि पहले उस वाली को ऐड करेंगे 45,000 को, उसका इफेक्ट पहली वाली के नैलिफाई हो जाएगा, बगैर जो बचेगी उसको हम लोग ये 42,000 है इसको हम लोग लेस कर देंगे, तो आपका इफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। देन सैलरी पेड टू एम्प्लॉय इन कैश ₹1,20,000 पर एनम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपका बहुत सा ऐसा समझने के ऑफिस स्टाफ होता है, निचले तबके का जो स्टाफ होता है, लाइक स्वीपर है, सिक्योरिटी गार्ड है, या आपका कोई भी नीचे लेवल के हैं स्टाफ, जिनकी आपकी जो उन स्टाफ की जो पे है पर पर्सन वो 15,000 से कम है या 15,000 तक है, तो उस सूरत में आप लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हो, अदरवाइज उसका वहां पर लिखना नहीं बनता। अब देखें यहाँ पर हमें ला इजाजत देता है कि आप 15,000 अगर महाना इनकम है तो आपकी वो 1,80,000 बनती है सालाना, ठीक है। तो वहां तक उसको इजाजत है कि वो इन फॉर्म ऑफ कैश पे कर सकते हैं। लेकिन अगर तो उसकी इनकम 1,80,000 से प्लस 100 भी हो गई है, मतलब 1,80,100 भी हो गई है, तो उसको वो जो इनकम है वो सारी की सारी उसको पे करनी पड़ेगी, किसमें? इन द फॉर्म ऑफ चेक, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक के लिए उसके अकाउंट में जाएगी डायरेक्ट जिसको आप पे कर रहे हो। तो देखो अब इसकी जो इनकम है वो 1,20,000 यहाँ पर शो हो रही है, तो उस वाले की जो है अगर तो 1,80,000 होती तो भी इसको हमने यहाँ पर शो कर देना, तो सैलरीज वेजिस में कीजिए, हमने एडमिसिबल किया है। अब क्योंकि ये 1,20,000 तक है, इसको हमने एडमिसिबल कर लिया। अगर 1,80,000 से ऊपर होती तो फिर हमने चेक में या कैश में पे चेक में पे करना था, क्रॉस चेक में, उस पर्सन के अकाउंट में जानी थी, तो फिर हमें उसको इन एडमिसिबल कंसीडर करना था और उसको हमें उसमें ऐड करना पड़ना था। अच्छा जी, उसके बाद आपकी है जी, इट इज अज्यूम्ड दैट द ट्रेडिंग वर्जन इज एक्सेप्टेबल टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये ट्रेडिंग वर्जन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, मतलब जो हमने डाटा दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो एक्सेप्टेबल बाय ट्रेडिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, उन्होंने वो उसको ले लिया है, ठीक है। तो हम लोग फिर उसको उसके मुताबिक डील करेंगे। अच्छा जी, उसके मुताबिक लॉस ऑफ एम्बेजलमेंट इज ऑन अकाउंट ऑफ थेफ्ट कमिटेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। लीजिए आपको मैंने जो बात की थी, जो लॉस ऑफ एम्बेजलमेंट आपको हुआ है वो अकाउंट ऑफ थेफ्ट मतलब चोरी हुआ है, तो वो ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स हुआ है। अगर ऑफिस आवर्स के दौरान हो रहा है, मैं आपको पहले ही बताया था, वो क्या होगा आपका एडमिसिबल है। अगर ऑफिस आवर्स के दौरान नहीं हो रहा तो आपका वो होगा इनएडमिसिबल। तो अब हम लोग वापस चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब आपके पास प्रॉब्लम 1 का सोल्यूशन शो हो रहा है। देखें जी, सबसे पहले इसका नेम आ गया, लाहौर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड प्राइवेट है, क्योंकि टैक्स ईयर 2019 है आपका, टैक्स ईयर एंडेड 30/6/2019। ये भी हमने बात की थी जिस साल में, देखें 2019 की 6 तक जा रहा, 30/6/2019, अगर तो जून तक ये गया है, इसका मतलब क्या है, यानी कि 1 जुलाई से अगली जून तक, 30 जून तक, तो फिर जिस जून में, जिस साल की जून में खत्म हो रहा है, हम लोग उसी को टैक्स ईयर कंसीडर करेंगे, क्योंकि 30 जून को खत्म हो रहा है, तो इसलिए हम लोग टैक्स ईयर कंसीडर करेंगे 2019 को। ये भी कंसेप्ट था आपका, ये इनकम टैक्स में था। खैर, रेजिडेंशियल स्टेटस अगर खामोशी या कुछ नहीं आपको बताया गया तो आप लोग रेजिडेंटली कंसीडर करोगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल, तो जिसका बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, और सिंपल सा तरीका कैसे है, आपने सिंपली नेट प्रॉफिट जो आपको दिया गया था एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,80,000 था, उसको आपने आउटर कॉलम में लिख लिया। फिर आपने इसमें ऐड करने तमाम इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस, और मैंने आपको बता दिया आपने कैसे कैसे ऐड करनी है। रिजर्व फॉर डाउटफुल टैक्स इनएडमिसिबल था 18,000, ब्रोकेज ऑन लोन्स ऑब्टेन्ड 17,000 था, ऐड। अंडरराइटिंग कमीशन इनएडमिसिबल था 14,500, डोनेशंस 30,000, कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर 16,200, डेप्रिसिएशन जो आपकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन थी जो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दी गई थी 45,000 ऐड कर दी। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी 32,000, इन तमाम को हमने ऐड किया तो ये आ गया 1,72,700। इसको हमने ऐड किया नेट प्रॉफिट में तो ये आ गया 4,52,700। पहले ये तमाम एक्सपेंस लेस हुए हुए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, जो कि नहीं होने चाहिए थे, और अब हमने इन सबको ऐड कर दिया तो उसका जो इफेक्ट है वो क्या हो गया, नैलिफाई हो गया, इफेक्ट इसका खत्म हो गया। तो अब क्योंकि ऐड हो चुकी है, अब ये वो प्रॉफिट है जो इन इफेक्ट्स के खत्म होने के बाद आया, ठीक है।
4,52,700। अब हम इसमें से लेस करेंगे जो इनकम की साइड पे प्रीमियम लिखा हुआ था, वो इनकम आपकी नहीं थी क्योंकि वो कैपिटल इनकम थी, जिसको हम लोग यहाँ पर डील करेंगे, लेस कर देंगे इसमें से। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स 1,40,000 और अलाउेबल डेप्रिसिएशन जो आपकी डाटा में दी गई थी वो कितनी थी 42,000 जो एडजस्टमेंट में दी गई थी, इसको हम यहाँ से लेस करेंगे। ये डेप्रिसिएशन आपकी हमेशा लेस ही होती है, एप्रिसिएशन आपकी ऐड होती है, ठीक है। तो 1,82,000 बना इनका सब टोटल, जिनको हमने इसमें से लेस किया 4,52,700 तो ये आपका आ गया 2,17,700। इसको हम लोग कहेंगे टैक्सेबल बिजनेस इनकम, ठीक है। उसके बाद आपकी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स होना है, यू नो बेटर, जितनी भी इनकम हो कंपनी की उस पर 29% ही रेट लगना है। तो 2,70,700 बड़ी सिंपल से न्यूमेरिकल है, आपने 29% लगाया तो 78,503 आ गया। उसके बाद आपने वो अमाउंट देखनी जो अलाउेबल फॉर रिबेट है, क्योंकि डोनेशन उसने दी थी और अप्रूव थी, तो 30,000 की डोनेशन थी, उनकी अप्रूव थी, तो जो रिस्ट्रिक्टेड है अप टू 20% है, और ये 20% आपने किसका लेना है, टैक्सेबल इनकम का लेना है। और 2,70,700 का अगर आप लेते हैं 20%, तो चलिए अगर देख लेते हैं जी, 2,70,700 का आप 20% ले तो ये आपका आता है 54,140 रुपीज। तो ये आपको क्या हो गया जी, टैक्स रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ तक। अब क्योंकि इसमें होता है आपका कि आपने जो 20% उसका लगाया, अगर तो वो कम है, या जो आपने डोनेशन दी है अगर तो वो कम है, या फिर एक इसका तरीका होता है जो भी आपकी अमाउंट कम है विच एवर इज लेस, तो आप उसी को लिखते हो रिबेट के तौर पर। तो देखते हैं इसके नेक्स्ट। ले जी, आपने 30,000 को ही लिया कि वो आपकी कम थी, ठीक है। तो आपने एवरेज लीफ निकालना है, तो एवरेज लीफ निकालने के लिए यू नो बेटर कि आपका जो फॉर्मूला है वो ग्रोस टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। तो 78,503 आपका ग्रोस टैक्स आया है और टैक्सेबल इनकम की है 2,70,700 में डिवाइड किया और मल्टीप्लाई आपने कर दिया 30,000 से, तो ये आपका तकरीबन आ गया 8,700। तो जो 8,700 आपका आया है ये आपका है जी एवरेज रिलीफ। तो ये एवरेज रिलीफ आपको मिला है, इसको आप टैक्स जो आपने कैलकुलेट किया है उसमें से आप लेस कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो टैक्स की कैलकुलेशन हुई है वो आपका आया है तकरीबन 78,503। तो इसमें से आप इसको लेस कर दो, इसको 8,700 में से, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो आप, सॉरी आप लेस कर दो तो आपका आ जाएगा 69,803। तो जी अब आपका जो टैक्स पेबल है विद रिटर्न वो कितना है जी 69,803। और कुछ नोट्स हैं ये आप देख लीजिएगा। लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट का बताया गया, डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन का बताया गया है कि लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो हमने बात की थी कि अगर आपका ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स हो रहा है तो आपका एडमिजिबल है, अगर विदाउट वर्किंग आवर्स है अदर देन वर्किंग आवर्स तो आपको इनएडमिजिबल हमने ऐड करना था। डोनेशन आपने अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को दी इसलिए हम लोग इस पर एवरी लीव कैलकुलेट करेंगे। और प्रीमियम ऑन इशू शेयर्स जो आपका है वो कैपिटल इनकम है, इसलिए हम लोग इसको एग्जाम फ्रॉम टैक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद कैजुअल इनकम इज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस इनकम, और जो कैजुअल इनकम थी आपकी वो बिजनेस इनकम को ही काउंट करती है, इसलिए हम लोग उसको एडमिसिबल समझा था। फिफ्थ पर आपका है जी सैलरीज पेड टू एम्प्लॉय इन कैश नॉट मोर देन 15,000 पर मंथ। अगर तो 15,000 माहाना से ज्यादा उसकी इनकम नहीं है, कि एक माह में 15,000 कमा रहा है, इससे ज्यादा नहीं कमा रहा, तो फिर आप उसको कैश में पे कर सकते हो। तो इससे ज्यादा अगर है तो आप उसको कैश में पे नहीं कर सकते, आपको क्रॉस चेक में पे करना पड़ेगा। उसके बाद हाँ जी आपके पास 6 पॉइंट अ न्यू concept of alternate corporate tax has been introduced under section 113 C with effect from tax year 2016. From this year onwards a company will have to pay tax amounting to corporate tax or alternate corporate tax whichever is higher. अच्छा जी, ये कंसेप्ट मैंने आपको नहीं बताया। तो ये कंसेप्ट क्या है कि जो आपने पीछे कैलकुलेट किया ना टैक्स, जो 69,000 तकरीबन आपका आया, कुछ रुपए आया है, वो आपका था कॉर्पोरेट टैक्स, तकरीबन 69,803 था। एक आपने कैलकुलेट करना होता है अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। अगर तो आपका अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स मोर देन है, ज्यादा है कॉर्पोरेट टैक्स, सो दैट मींस आप किसको कंसीडर करोगे, अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स को, ठीक है। और अगर आपका कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा है तो आप कॉर्पोरेट टैक्स को ही कंसीडर करोगे, वही आपका टैक्स पेएबल होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद द रेट ऑफ अल्टरनेटिव टैक्स विल बी 17% ऑफ अकाउंटिंग इनकम एक्सक्लूडेड एग्जेम्प्टेड इनकम। ये 17% आप लेते हो अकाउंटिंग इनकम, जो आपने अकाउंटिंग इनकम कैलकुलेट की होती है, और उसमें से आप लेस कर देते हो जो आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है। तो जो दी एक्सेस अमाउंट पेएबल अंडर अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स विल बी अवेलेबल will be
अवेलेबल फॉर कैरी फॉरवर्ड एंड एडजस्टमेंट फॉर अप टू 10 ईयर्स। और जो आपकी अमाउंट होती है कैलकुलेट अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स, वो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 10 साल तक, उसको आप पे भी कर सकते हो। अच्छा जी, लाइकवाइज मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर अंडर सेक्शन 113 in excess of normal tax liability shall also be carried forward for 5 subsequent years। अच्छा जी, उसके बाद आपका है 7 पॉइंट पर उसने अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेट करके दिखाया होगा आपको जी। 2,80,000 की जो इनकम थी नेट प्रॉफिट की, वो कितना आया था, उसका नेट प्रॉफिट आया था 2,80,000 आया था, उसमें आपने लेस कर दिया जो आपने प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स किया था, वो आपका 1,40,000 था जो एडमिसिबल था। तो आपकी अमाउंट आ गई 1,40,000, इसका आपने 17% दिया, आपका आ गया 23,800। 23,800 आपका लेस देन है कॉर्पोरेट टैक्स, जो कॉर्पोरेट टैक्स आपका था 69,803। तो आप लोग किसको कंसीडर करोगे, कॉर्पोरेट टैक्स को। और अगर आपका अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स आता तो फिर आपने अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स को डिस्कस करना था। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा और ख्याल रखिएगा अपना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलेंगे इसकी प्रॉब्लम 2 के साथ, वो अपनी छोटी सी है, वो इंशाल्लाह आपकी भी समझ आ जाएगी। आपने कोशिश करनी है इसको खुद करने की, बाकी इंशाल्लाह साथ साथ आपकी कंप्लीट होती रहेगी। सो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।